तो आज अपन को जो है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को डिस्कस करना है पूरी तरह डिटेल से, ठीक है। नहीं, इस वीडियो में जो है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को पूरी तरह देखेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स पार्ट को भी यहीं कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नहीं है, अब देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए मैं कल आपको बता के गया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होता है, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस जो होती हैं उनमें रेट जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो होती है उसकी पावर जीरो के प्रोपोर्शनल होती है। या अपन कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। रिएक्टेंट छोड़ो, आप किसी भी स्पीशीज की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। नहीं है, एग्जांपल्स के रूप में मैंने बताए थे, वहाँ पे दो कर्व भी बताए थे मैंने। पहले कर्व की बात कर लेते हैं, दो कर्व बताए थे, दोनों में कांस्टेंट आया था। एक तो क्या था, रेट वर्सेज टाइम, है ना, जिस रेट से स्टार्ट होती है उस रेट से खत्म, और रेट वर्सेज रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो होगी आपकी, दोनों कांस्टेंट फॉर्म में आएंगे। और एग्जांपल्स मैंने ऐसे बताए थे जिनमें फोटोकेमिकल कंडीशंस हो या कैटालिस्ट का यूजेज ज़्यादा हो रहा हो, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैंने बता दिए थे। अब आगे चलते हैं अपन, इसका डेरिवेशन वाला पार्ट अपन को देखना है बेटा। कौन सा देखना है, डेरिवेशन वाला पार्ट अपन चेक करेंगे। तो डेरिवेशन में आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि डेरिवेशन जो है मैं दो टाइप की करवाऊंगा आपको। डेरिवेशन कितने प्रकार की करवाऊंगा, दो प्रकार के डेरिवेशन करवाऊंगा, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। नहीं, सबसे पहले हम वो डेरिवेशन जो आपने जनरली देखा है, ठीक है। नहीं, देखो क्या है, जैसे मान लो कि आपका ए टू पी अपन चल रहे हैं, ठीक है। तो अपन बोलते हैं टी इक्वल टू जीरो पर इसकी कंसंट्रेशन ए लेंगे अपन, इसकी जीरो लेंगे, और टी इक्वल टू टी सेकेंड पर, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है यहाँ पे, यही हो रही है, ठीक है। नहीं, टी इक्वल टू टी सेकेंड पे ये जीरो, ये एक्स होगा और ये होगा ए माइनस एक्स रिमेनिंग। तो हमें क्या करना है, हमें रेट निकालनी है। क्या निकालनी है, और रेट होगी डी एक्स अपॉन डी टी। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ, ठीक है। नहीं है, वो होगा आपका के ए की पावर जीरो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो के ए माइनस एक्स की पावर जीरो। तो इसका तो वन हो गया ना, तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या है आपके पास, ये कहलाती है इक्वेशन। ध्यान रखना, इस टाइप की इक्वेशन डी एक्स अपॉन के डी टी, इस टाइप की इक्वेशन जो आएगी वो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। कई बार पूछ लेता है, नॉट इंपोर्टेंट, लेकिन पूछ लेता है कई बार कि आपकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होगी। तो अपन को उसी प्रकार से देखना है कि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होगी। चले देखो अब क्या है सिस्टम इसका। ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आ गई है आपकी, क्या आ गई है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आ गई है। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आ गई है। तो अब डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को हम क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट जो है यहाँ पे अपन विदाउट लिमिट करते हैं हमेशा। जब भी इस टाइप का कोई आता है तो वो विदाउट लिमिट होता है। लिमिट वाला बता दूंगा मैं, अभी लिमिट वाला डेरिवेशन भी करेंगे कि विदाउट लिमिट वाला, ठीक है। नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन अपन कर रहे हैं। तो ये तो आ गया x, ये आ गया k और t। जब भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट का होता है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगता है c, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है भाई। और इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, बहुत सिंपल, आराम से। इंटीग्रेशन कांस्टेंट की कैसे निकलेगी भाई, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, याद रखना हर में ये निकलेगी t इक्वल टू जीरो सेकेंड पर आपका x इक्वल टू जीरो था। ये दोनों वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है अपन को। पुट करने के बाद अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की, इसकी वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी। तो x की जगह पर रखेंगे जीरो, k t की जगह रखेंगे जीरो प्लस c, तो ये पूरी टर्म जीरो होगी, तो c इक्वल टू क्या आ गया आपका जीरो, ठीक है। इसको यहाँ पे रख दो, आपके पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ जाएगी। क्या चाहिए अपन को, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। यहां से आप चाहो तो k की वैल्यू आप निकाल सकते हो, x और t, ठीक है। अब ये x क्या है, देखो इधर k इक्वल टू x अपॉन t, ये इस टाइम पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। t टाइम पर क्या है बेटा,
प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। क्लियर है? तो ये अपना कहलाएगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, अब देखो इधर ये जो कर्व आ रहा है ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये टाइम क्या है भाई? टाइम। और आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और टाइम में अपन कर्व खींचेंगे एक्स और टी में यहाँ पे, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन करवाता है। ऐसा कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन करवाता है, क्योंकि ये इक्वेशन किसकी बन गई? अगर ये देखिए तो x बराबर kt की इक्वेशन है, तो y इक्वल टू mx की इक्वेशन होगी स्ट्रेट लाइन का। मैंने बताया था आपको कि जीरो ऑर्डर में ही स्ट्रेट लाइन आता है, बाकी के में स्ट्रेट लाइन नहीं आता। ठीक है नहीं है? बाकी के में स्ट्रेट लाइन नहीं आता। बाकी के में कैसे आएगा बेटा? इस प्रकार से आएगा। ठीक है नहीं है? ये केवल और केवल किसका है? जीरो ऑर्डर का फिनोमिना है, कोई दिक्कत। तो ये अपन ने दोनों देख लिया, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन देख ली, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देख ली, और एक कर्व भी देख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा ड्राइव करेंगे लेकिन अलग फॉर्मेट के साथ। ठीक है कि नहीं? अब देखो इधर आप समझने की कोशिश करना, मैं इसी में कर दूंगा यही पे। ये अपन ने ड्राइव किया था। ठीक है कि नहीं? हम क्या करते हैं, इसको दोबारा लिखते हैं। दोबारा लिखेंगे तो T0 पर इसकी कंसंट्रेशन A0, इसकी कंसंट्रेशन AT। ठीक है भाई? आप C0 CTC भी लिख सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऊपर की कंसंट्रेशन C0 मान लो और ये AT मान लो, आपकी इच्छा हो जैसे लिखो। ठीक है नहीं? तो अब हमें क्या करना है बेटा? x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? x की वैल्यू। तो x अपने पास क्या आता है? रेट इक्वेशन देख लो एक बार, k इक्वल टू x अपॉन t आई थी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू चाहिए। x कैसे आएगा? अगर मैं a माइनस x में से a घटा दूं, ठीक है, या उल्टा भी कर सकते हैं हम। देखो a माइनस, हाँ फिर आ जाएगा, ये तो माइनस x आएगा। a माइनस x में अगर घटा देता हूं तो मेरे पास यहाँ पे केवल x आ जाएगा। तो इसका मतलब a0 माइनस AT करना पड़ेगा। ये किसके बराबर होगा? आपका x का, x के बराबर। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? a0 AT अपॉन x अपॉन t। ये इक्वेशन बन गई अपनी। ठीक है कि नहीं? इसको अपन ड्राइव भी कर सकते हैं, ड्राइव करके बताऊंगा इस इक्वेशन को, ये ड्राइव कैसे हुई। ठीक है कि नहीं? चले भाई, तो अब अपनी डेरिवेशन देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से होगा। देखो आप यहाँ पे गौर से देखना। तो अब इस बार जो है अपन वो क्या देंगे? माइनस रेट देंगे ना अपन, आराम समझने की कोशिश करना। रेट देंगे, रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी, ऐसे देंगे रेट। ठीक है नहीं? क्योंकि हमने क्या किया है? रिएक्टेंट को लिया है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज जो होगा वो रेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे ये आ गया डी ए अपॉन डी टी, दिख रहा है आपको? कोई दिक्कत? बिल्कुल इजी। इक्वल टू के AT, ये तो है, चेक करो आराम से, इसकी पावर 0, क्योंकि टी टाइम के लिए लेंगे अपन। क्या लेंगे? टी टाइम पर ही। तो ये तो हो गया वो ना आपका, अपन को दिक्कत नहीं है। तो अपने पास क्या आया? माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस के डी टी। आगे अब हम क्या करेंगे? लिमिट लगाएंगे और इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आ गई आपकी वैसी की वैसी, बस यहाँ पे क्या फर्क है? ये माइनस आ गया। ठीक है, अभी देख लेते हैं इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा? इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां तक? इनिशियल टू फाइनल, यानी कि कहां से कहां तक का आप देख रहे हो उसके बीच में आप करोगे। माइनस के डी टी, ये आ गया 0 टू टी। क्या आ गया? 0 टू टी। कोई दिक्कत? अब जब इसका इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पे a ही आएगा और a0 टू AT लगेगा, इक्वल टू यहाँ पे माइनस के बाहर है और t आपका इंटीग्रेशन का आ गया 0 टू। यहाँ पे कोई भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आएगा, क्योंकि टाइम में इंटीग्रेशन किया गया है, ये लिमिट में रखकर किया गया। तो इसको अपन लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल AT माइनस A0, सॉरी हाँ सही,
फाइनल माइनस यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर, इसको भी लिखेंगे माइनस टी माइनस 0। तो आप देखोगे कि अपर माइनस लोअर ये आ गया माइनस के टी आएगा, केवल ये क्या आएगा माइनस के टी। अब एक काम करते हैं, इस माइनस के चिन्ह को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं बेटा, इस माइनस के चिन्ह को हटा दें अपन, इस माइनस के चिन्ह को अपन क्या करते हैं बेटा हटा देते हैं। हटाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको आगे पीछे कर देंगे, ए नोट माइनस ए टी के टी, देख लो आराम से ये आएगा, ठीक है। वो की वो इक्वेशन आ गई देखो, के इक्वल टू ए नोट माइनस ए टी अपॉन वैसे की वैसी इक्वेशन आई है, कोई दिक्कत कोई समस्या। अब सुनो, एक करो तो अपन ने यहां से ये निकाल दिया कि x और t में स्ट्रेट लाइन करवा है, क्यों, क्योंकि ये आ रहा था आपका, हाँ जी, k इक्वल टू एक्स टी, ठीक है। ये क्या लिख रहा हूं, x इक्वल टू के टी, इसी से निकाला था ये वाला कर्व। अब हमें रिएक्टेंट का ऐसा कर्व भी आना चाहिए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम में कर्व, और ये क्या थी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और टाइम में कर्व। ये तो अपन ने सीख लिया, ये कहां से आएगा, ये इस इक्वेशन से आएगा, यानी कि इस इक्वेशन से आएगा, किससे आएगा, इस इक्वेशन से आएगा। अब देखो आप ये गौर से कि ए टी माइनस ए नोट, ए टी माइनस ए नोट, गौर से देखना, ये आपका सीधा सीधा बन रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ही, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ए टी माइनस ए नोट, तो सीधा सीधा अपने पास कर्व आ रहा है ए टी माइनस ए नोट माइनस के टी, तो ये आ गया y इक्वल टू माइनस एम एक्स का कर्व आ गया, क्या आ गया। अच्छा ये तो हाँ बात सही है, ए टी और ए जीरो के बीच में अगर कर्व खींचेंगे अपने पास तो कर्व कुछ ऐसा आएगा, ऐसा, ठीक है, टी के साथ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपको कि हम जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बीच में कर्व खींचेंगे तो वो अपन को देखना है कि वो कैसा आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस ए नोट को उठाकर इधर ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा ए टी माइनस के टी, हाँ जी, प्लस ए नोट, तो ये y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का कर्व आ गया, वो आगे करो, तो इसका जब कर्व आएगा तो इस प्रकार से आएगा, ये देखो, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम, ठीक है नहीं है। और ये क्या था x, ये था कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टी टाइम, ठीक है। इसका कर्व ऐसा है तो इसका ऐसा आएगा। ये क्या है भाई आपका, ये आपका है ए नोट, क्या है ए नोट, और यहां पे जो स्लोप है वो माइनस एम इक्वल टू माइनस के, क्लियर है बिल्कुल जी, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो आप, तो इसका कंबाइंड कर्व बना देते हैं अपन, कॉन्सेंट्रेशंस वर्सेज टाइम, किसके लिए, ये केवल और केवल जीरो ऑर्डर के लिए, अदर ऑर्डर के लिए ऐसा ग्राफ नहीं आएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो ये तो हमने उसका डेरिवेशन सीखा जब आपके क्या बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू यूनिट थी। अब हम चेंज करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू नॉन यूनिट, यानी कि अलग रखेंगे अपन। देखो कैसे, अगर मान लो कि ये रिएक्शन 3a अपॉन 3AP, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, देखो आराम से समझना, रेट इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस डी ए अपॉन डी टी, ऐसे क्यों लिखेंगे, 1/3 के ए टी की पावर 0, हाँ भाई ऐसे क्यों लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, किसको, देखो आराम से, डी ए अपॉन डी टी आपको निकालना है, ए की कंसंट्रेशन में चेंज निकालना है, तो आपको 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3k और ये आपका 80 की पावर 0, हालांकि ये 1 है लेकिन ये नया कांस्टेंट आ गया के रिएक्शन, क्या आ गया, के रिएक्शन,
आप के ऑब्जर्व बोल सकते हो इसको, आपकी इच्छा की बात है, मैं के रिएक्शन बोलूंगा, ठीक है, क्लियर है। तो कुल मिला के बात ये है कि जो के रिएक्शन आया है ना आपका, के रिएक्शन है, ठीक है, वो किसके बराबर है, के इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, इसी के तो इक्वल है। तो सब कुछ चेंज हो जाएगा बेटा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। सब कुछ चेंज होने का मतलब क्या है, जैसे आप समझने की कोशिश करना कि मैंने x इक्वल टू के टी निकाला था, तो इस इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 kT, क्या जाएगा 3 kT, सही बात है नहीं। या अपन ये भी बोल सकते हैं कि a नोट माइनस AT बराबर 3 kT, इस टाइप से अपन इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं, अपने हाथ में है मॉडिफाइड करना, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, बिल्कुल इजी इजी है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ भी आ जाए x y z, आपको क्या करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और नया के रिएक्शन लिखना है आपको। और के रिएक्शन का मैंने बता दिया, के इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, कोई दिक्कत। तो ये तो बात हो गई आपकी उसकी, दोनों की बात हो गई है, जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 नहीं है। आई थिंक कर लोगे अपने आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बहुत इजी रिएक्शन है, ठीक है भाई। कुछ मेरी तरफ से एग्जांपल्स है, वो आप करके देखना, देखो कौन कौन से। पहला एग्जांपल है 5/2 A और P, ठीक है नहीं है, आपको इक्वेशन बतानी है कि इक्वेशन कैसी बनेगी, तो स्लोप वगैरह चेंज हो जाता है, देखो कैसे। हमारे पास क्या है बेटा, आप देखोगे कि रिएक्शन जो है वो हो गया आपका, क्या हो गया बताओ, क्या हो गया, 2/5 हुआ, क्यों हुआ 2/5 या 5/2, 5/2 ही आएगा, 5/2 R। तो आगे कोई सी भी इक्वेशन बने उसको इसी फॉर्मेट में लिखना है, जैसे देखो 80 और यहाँ पे माइनस 5/2 के 5/2 के T प्लस A नोट। अब देखो इसमें क्या चेंज हुआ है, इसमें स्लोप चेंज हुआ, क्यों हुआ, ठीक है भाई। ये देखो पहले के आ रहा था स्लोप, अब कितना आ रहा है 5/2 के आ रहा है आपका, स्लोप चेंज हो जाएगा हर बार में, क्या होगा, स्लोप चेंज होएगा, ठीक है नहीं। एक रिएक्शन ले लो 3/2 AP, ठीक है नहीं, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, के आर इक्वल टू क्या आएगा 3/2 किया जाएगा, तो 80 बराबर क्या आएगा माइनस 3/2 KT A नोट, यही तो आएगा। यहाँ पे भी स्लोप चेंज हो गया, देखो आप बोर्ड से। तो इस प्रकार से अपन अलग अलग चीज ड्राइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब करते हैं अपन हाफ लाइफ की बात, किसकी बात करेंगे बेटा, हाफ लाइफ की बात। तो यहाँ पे लगे हाथ हाफ लाइफ की भी बात कर ही लेते हैं। हाफ लाइफ का कंसेप्ट आप यहीं पे समझना और ढंग से समझना। किसी भी रिएक्शन की हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड होता है जब रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन अपन ने ली है वो एग्जैक्ट हाफ हो जाए। जैसे आपने मान लो कि कोई रिएक्शन 5 मोल रिएक्टेंट के साथ स्टार्ट करवाई है, तो जब वो 2.5 मोल रह जाएंगे, आपके 2.5 मोल रह जाएंगे, वो रिएक्शन उस टाइम पीरियड पर आपका वो क्या कहलाएगा, हाफ लाइफ कहलाएगा। ठीक है, 10 मोल लेकर कर रहे हो तो हाफ लाइफ 5 मोल पर आपका हाफ लाइफ होगा। क्लियर है। तो कुल मिला के बात ये है कि रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो आधी रह जाए, वो टाइम पीरियड आपका क्या कहलाएगा, हाफ लाइफ कहलाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे मान लो कि A और P है, आपने निकाला, तो T इक्वल टू 0 पर इसकी कंसंट्रेशन A0, या इसी प्रकार से लिख सकते हैं, या तो ये ले लो चाहे ये ले लो, इसकी 0, और T इक्वल टू T हाफ, यानी कि हाफ लाइफ पर, ठीक है नहीं, इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी A/2, तो प्रोडक्ट की भी A/2 होगी। ठीक है, यानी कि A नोट बाई 2 होगी, क्या होगी A नोट बाई 2,
और ये किसके बराबर है, ये x के बराबर। देखो आप बोल सकते, यहाँ पे अपन a माइनस एक्स ले रहे थे ना, और ये x के बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आपको हाफ लाइफ करनी है तो आप ध्यान रखना t को t हाफ के इक्वल रखोगे, ठीक है नहीं है, t इक्वल टू t हाफ, और आपका जो है x वो हो जाएगा a/2 या a0/2। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है। ये अपन ये भी बोल सकते हैं, जो अपने पास यहाँ पे था, यहाँ पे क्या था अपने पास, यहाँ पे था 80, क्या था, तो 80 जो है a0/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a0/2, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है नहीं। तो अपनी रेट इक्वेशन क्या आई थी यहाँ पे, कौन सी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, वो थी अपने पास x इक्वल टू kt। तो x की जगह तो अपन को क्या रखना है, a/2, k की जगह k, t की जगह t हाफ, ठीक है भाई। तो t हाफ क्या आ जाएगा, देखो ये t हाफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, या इसको एक काम करो, k को इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा t हाफ इक्वल टू a/2k या a0/2k, या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यूनिवर्सली, कोई सा भी t हाफ हो, ठीक है, a बराबर 2k r इक्वल टू a0 2k r। ये थोड़ा सा ध्यान, क्योंकि जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 नहीं होता तो ये वाली इक्वेशन अपन को काम मिलेगी, वैसे ये चलती है, ठीक है नहीं है। अब थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, तो इन्होंने लेवल अप करके ही ये बताया हुआ है, कोई दिक्कत। अब इससे अपन को क्या आ रहा है समझ में, देखो इधर, इससे समझने की कोशिश करना। यहाँ पे अगर देखें t हाफ और 1/2k, और यहाँ पे है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं t हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में कर्व खींचूंगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि या तो a ले या फिर a0 ले, अगर इनके बीच में कर्व खींचूंगा तो ये हो गया y, ये हो गया m और ये हो गया x, आप देख सकते हो, ठीक है नहीं है। यहां से जो tan थीटा आएगा, tan थीटा वो स्लोप होगा, स्लोप जो है m होता है, और m बराबर 1/2k होगा, ठीक है। तो यहां से रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे k लिखना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है से मल्टीप्लाई होगा आपका रेट कांस्टेंट, तो नीचे वाला जो टर्म है वो चेंज हो सकता है। दूसरी चीज आपने गौर की क्या, वो क्या कि यहाँ पे जो t हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या होता है, t हाफ इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, क्या भाई, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हो तो t हाफ भी इंक्रीज होगी, क्या होगी बेटा, t हाफ भी इंक्रीज होने की कोशिश करेगी। और जब t हाफ इंक्रीज हो रही है, कर्व से भी पता लग रहा है आपको, देखो t हाफ इंक्रीज हो रही है, दिख रहा है आपको क्या हो रहा है, t हाफ बिल्कुल इंक्रीज हो रही है। कैसे कैसे, जब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका t हाफ क्या हो रहा है, सीधा सीधा इंक्रीज होता हुआ चल रहा है, नॉर्मल पैटर्न में। लेकिन समय के साथ, क्या भाई, समय के साथ का मतलब क्या होता है कि आपने मान लो कि रिएक्टेंट के 100 लिए, तो पहली t हाफ लगी, t हाफ फर्स्ट, तो ये 50 हो गया। दूसरी t हाफ लगी, t हाफ 2, तो ये 25 हो गया। तीसरी t हाफ लगी, तो ये 12.5 हो गया, हुआ नहीं हुआ। अगर मान लो कि फोर्थ t हाफ लगी, t हाफ फोर्थ लगी, तो ये जाएगा 6.25%, इस प्रकार से आगे चलेगा,
ठीक है कि नहीं है, समझने की कोशिश की। देखो इधर अब हमने क्या वो दिया है रिलेशनशिप, अपन ने दिया है कि टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना, ए नॉट, ये रिलेशनशिप दिया है। अब देखो आप इनिशियल कंसंट्रेशन जो है, इनिशियल कंसंट्रेशन वो क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है, आधी होगी, तो टी हाफ भी क्या होगा, सीधा सीधा प्रोपोर्शन का रिलेशनशिप है, अगर ये आधा हो गया तो टी हाफ भी आधा हो जाएगा। अगला वाला ये वाला नहीं, मान लो कि इसको मैंने ले रखा है, मान लो कि इसको मैंने ले रखा है 20 मिनट्स, कितना ले रखा है 20 मिनट्स, तो अगले वाला कितना होगा भाई 10 मिनट्स। क्यों, क्योंकि यहां पे कंसंट्रेशन 100 थी, यहां पे 50 है, इस टी हाफ के लिए 50 है, इस टी हाफ के लिए 100 है। तो जब आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन आधी होगी तो टी हाफ भी आधा होगा, ठीक है नहीं। अब इसको पहली टी हाफ मान लो, तो ये 50 था, ये 25 हो गया, इसका मतलब ये कितना होगा 5 मिनट। सोचो एक बार कितना होगा 5 मिनट, और इसको क्या लगेगा 2.5 मिनट। और अगर आगे बात करेंगे अपन, आगे बात करेंगे टी हाफ 5 की बात करूं, 1/5 1/2 5, तो इसको कितना लगेगा 1.25 मिनट। ऐसे ही आगे वाला चेक कर सकते हो आप, आगे से आगे भी चेक कर सकते हो ना आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप हर बार देख रहे हो जैसे जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी कम होती हुई चल रही है, वैसे टी हाफ भी आपकी कम होती हुई चल रही है। तो एक रिलेशनशिप दे सकते हैं अपन, क्या दे सकते हैं, देखो इधर ये T1 है, क्या ये 2T2 के बराबर है, क्या ये 4T3 के बराबर है, क्या ये कितना करूंगा भाई 8T4 के बराबर है, ठीक है भाई, क्या ये 16T5 के बराबर है। आगे से आगे मल्टीप्लाई करते चलो, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 64, आगे से आगे चलता जाएगा। तो ये रिलेशनशिप होता है किसके बीच में बेटा, टी हाफ्स के बीच में। तो ये आपको पता होना चाहिए टी हाफ के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, कोई दिक्कत, इजी है, आराम से कर लोगे, ठीक है नहीं। दूसरी चीज जो समझने लायक वो ये है कि जब हम, देखो इधर दम से समझने की कोशिश करना, इसी डायग्राम को मैं रख रहा हूं। अगर टाइम की बात करूं मैं, ठीक है नहीं है, टाइम के साथ टी हाफ का क्या हाल होगा, टाइम के साथ टी हाफ का क्या होगा, तो आप देखोगे पहले स्टेज में जब रिएक्शन आपकी आधी हो रही है तो 20 मिनट लग रहे हैं, उसके बाद आपकी फिर रिएक्शन आधी होगी, लेकिन अब की बार आपको 10 ही मिनट लग रहे हैं, समझ में आई। ऐसे मान लो कि कोई चीज बनवाने गए, तो हम पूछ रहे हैं कि भाई हमें तो इतनी चीजें बनवानी है, तो पहले बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि वो पूरी टेक्निक वगैरह, और जैसे ही पहली चीज बन जाएगी उसको आइडिया लग गया भाई कैसे बनेगी, तो अगली चीज वो क्या बनाएगा, तेजी से बनाएगा। तो पहले 20 मिनट लगा, फिर 10 मिनट, फिर और तेजी से, क्योंकि हाथ बैठ जाता है धीरे धीरे, ऐसे फर्स्ट ऑर्डर के साथ चलता है। तो टी हाफ और टाइम में कर्व कौन सा आता है भाई, ऐसा कर्व आता है। कोई पूछे कि समय के साथ टी हाफ जो है रेगुलरली डिक्रीज होती हुई चलती है, बिल्कुल गिरती हुई चलती है, देख लो आराम से। दूसरी चीज जो समझने लायक ये है कि ये जो पहली टी हाफ है, पहली टी हाफ है, ठीक है नहीं, देखो T1 वो बाकी के सभी टी हाफ के सम के इक्वल होता है। खास बात है ये जीरो ऑर्डर की, ध्यान रखना, आगे चाहे कितनी भी टी हाफ लगे, ठीक है नहीं है, कितनी भी टी हाफ लगे, ये क्या आएगा आपका T1 टाइम के इक्वल आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये 20 मिनट है तो रिएक्शन के 100% कंप्लीट होने तक लगने वाला समय आपका 20 मिनट होगा, उसको छोड़कर ये सारा 20 मिनट जाएगा आगे तक, ठीक है नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि रिएक्शन 100% केवल और केवल 2 टी हाफ टाइम में कंप्लीट हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, क्या कंप्लीट हो जाती है, रिएक्शन 100% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, देखो 100% कंप्लीशन
कंप्लीशन, यहां पे लिख देता हूं टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100 कंप्लीशन फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन require only 2t half time। कितना भाई 2t हाफ टाइम रिक्वायर्ड होगा, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब ये हो गया t100 आपको करवाना है तो केवल और केवल 2t हाफ टाइम आपको लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा 2t हाफ टाइम लेना पड़ेगा। 100% कंप्लीशन का मतलब भी समझा देता हूं मैं, देखो क्या है 100% कंप्लीशन का मतलब क्या है। पहली चीज आराम से समझना, देखो यार ए से पी आप जा रहे थे ए से पी, ठीक है नहीं। t इक्वल टू 0 पर इसकी कंसंट्रेशन a, इसकी 0, इसकी a/2, इसकी भी a/2, ठीक है नहीं। t इक्वल टू क्या है ये t। अब जब t इक्वल टू 100%, ये तो t हाफ था, तो t इक्वल टू t 100% पर ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा a, यानी कि x बराबर क्या हो गया आपका a हो गया। x बराबर क्या हो गया आपका a हो गया। तो अपना जो t हाफ वाला फॉर्मूला है वो है a इक्वल टू 2k। कोई दिक्कत? ये तो है। और k इक्वल टू क्या आएगा गौर से देखना, a इक्वल टू 2t हाफ, ये तो आएगा। क्या आएगा भाई 2t हाफ। और t 100% जब अपन लिखेंगे यहां पे तो अपन को लिखना पड़ेगा x अपॉन k, और x की वैल्यू अपन ने क्या दी है यहाँ पे a, तो ये हो जाएगा k, और k की वैल्यू यहां से ले आते हैं अपन, तो ये हो जाएगा a अपॉन 2t हाफ, तो ये तो कट जाएगा और 2t हाफ आ जाएगा ऊपर जाएगा, तो ये आएगा 2t हाफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीशन। यानी कि एक रिएक्शन का टाइम पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड अगर 20 मिनट है तो वो 40 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी, अगर 50 मिनट है तो 100 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी, अगर 40 मिनट है तो 80 मिनट में पूरी हो जाएगी 100%। ये क्राइटेरिया केवल और केवल जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए लगता है, बाकी के लिए आपको इनफाइनाइट टाइम पीरियड चाहिए होगा, यानी कि वो रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन की ओर नहीं जाती है। मैंने आपको क्या कहा था कि कोई भी रिएक्शन होती है उसमें टोटल कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट नॉट पॉसिबल एक्सेप्ट रिएक्शन हु फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यानी कि वो रिएक्शन जिनमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। तो फ्री रेडिकल किनमें होंगी, जो फोटोकेमिकली होती है या आपका जिनमें कैटालिस्ट यूटिलाइज होता है, तो वो फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। मेटल कैटालिस्ट वगैरह आते हैं, इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, वहां पे रेडिकल बनता है। तो ये रिएक्शन जो है 100% कंप्लीट होती है। बाकी कोई भी रिएक्शन है जो 100% कंप्लीशन की ओर मूव नहीं करेगी। इनफाइनाइट टाइम पीरियड चाहिए उनको अगर 100% कंप्लीशन करवाना है तो, और इनफाइनाइट टाइम पीरियड अपने पास है नहीं, ठीक है कि नहीं। चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं अपन। ये तो हो गया ऑलमोस्ट, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इधर मैंने आपको दिया था 3a, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसके लिए अपने पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होगी, तो अपन क्या देते हैं बेटा 80 इक्वल टू माइनस के रिएक्टेंट t, यही देते हैं बेटा। देखो आराम सुनो, प्लस a नॉट, और जो t हाफ है वो कैसे देने की कोशिश करते हैं, t हाफ देने की कोशिश करते हैं तब a नॉट अपॉन क्या लिखूं यहाँ पे 2kr, और आपको अच्छी तरह पता है कि kr क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू k। तो आपसे क्या पूछ सकता है, रिएक्शन देकर ये जो हाफ लाइफ है उसका इक्वेशन पूछ सकता है कि क्या इक्वेशन बनेगी। तो अपनी ये इक्वेशन तो मैं समझा दूंगा, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके k को लिख देना है, बन गया, ठीक है नहीं।
कोई दिक्कत। और इसको आपको क्या करना है, इसमें भी कुछ नहीं है, दिमाग लगाना नहीं है। ए नोट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 तो है, 3 वहां से आ गया 6, ऐसे क्लियर है। इसी प्रकार से दूसरा जो क्वेश्चन दिया था मैंने, वो कौन सा दिया था भाई क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में मैंने दिया था 5/2 AT। अपनी इक्वेशन ये, तो ये मैंने समझा दिया था कि क्या होगा, यहाँ पे 5/2 KT अपन को लिखना है, ए नोट अपने पास आएगा, क्या चेंज होगा, स्लोप चेंज होगा, T½ ए नोट। अब समझने की कोशिश करना, ये तो पहले से 2 तो था ही, 5/2 हो रहा है, तो 2 × 5/2 K। तो कई बार क्या होता है कि T½ 5 K। तो घबराना मत आप, कहीं आप सोचोगे सर 2K ही लिखा हुआ है, वो जीरो ऑर्डर का नहीं भैया, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज हो जाएगा, तो आपके K के साथ लगा हुआ जो फिगर है वो भी चेंज हो सकता है। एक अपन ने लिखा था, क्या लिखा था बेटा, देखो इधर, एक लिखा था 3/2 AT, ये लिखा था, तो AT बराबर क्या आया था, AT बराबर आया था 3/2 KT, ये आया था ए नोट। तो T½ की वैल्यू क्या रहेगी भाई, T½ की वैल्यू रहेगी, देखो ए नोट यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 2 पहले से है, 3/2 यहाँ से आ रहा है K, तो ये कट गया आपका, सॉरी ये कट गया 2 से 2, तो यहाँ पे क्या बचा, T½ = ए नोट 3K। मैचिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, मैचिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दिमाग ज्यादा मत लगाना, सोच समझ के करना कि आपको क्या करना है, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब जो है हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है कि नहीं है। तो जीरो ऑर्डर के एग्जाम में कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, वो सारी अपन यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है कि नहीं है। चलो देखो भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर केवल 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो टाइप अपन देख लेते हैं। पहला टाइप है आपका ग्राफिकल क्वेश्चंस, कि ग्राफ के रिलेवेंट कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो ग्राफिकल क्वेश्चंस जो है आपको पता है, बहुत सारे ग्राफ बनाए थे, 2 ग्राफ तो शुरुआत में बताए थे, अपने आप लिखना है, ये बना लो अपने आप लिखना है, इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, ठीक है नहीं है। फिर एक ग्राफ अपन ने ये देखा था, फिर ग्राफ अपन ने ये देखा था नहीं देखा था, और फिर ग्राफ अपन ने एक देखा था इस प्रकार का, और एक देखा था हमने इस प्रकार का, ये 6 कर्व देखे थे अपन ने। टेम्परेचर डिपेंडेंस, यहाँ पे जब फोटोकेमिकल रिएक्शंस होंगी, जब फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी तो टेम्परेचर डिपेंडेंस जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, वो ऐसी आएगी, रेड के साथ, किसके साथ, जहां पे फोटोकेमिकल कंडीशंस लागू होती है वहां पे, ठीक है। और दूसरी चीज, जहां पे कैटलिस्ट वगैरह यूज में ले रहे हैं, तो वहां पे ऑप्टिमम वाला आएगा KOT के साथ, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो बेसिकली जो है स्लोप से रिलेवेंट क्वेश्चन बनते हैं, कि स्लोप क्या होगा, ठीक है कि नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इसके लिए पूरी तरह प्रिपेयर रहना आप, पूरे ठीक है। ये कुछ ग्राफ हैं जो जीरो ऑर्डर में काम में आते हैं। नेक्स्ट देखो, जो सेकंड अपने पास टाइप का है वो है रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन। रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको समझाए थे। पहली चीज आपको पता होना चाहिए, देखो आराम से समझना, रिलेशन बेस्ड का मतलब क्या होता है, कि जैसे अपन ने इसका जीरो ऑर्डर का रिलेशनशिप देखा, किसका देखा, एक तो ये देखा था कि x = KT होता है नहीं होता है, या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AT - A0 बराबर KT। ये था क्या, नहीं ये नहीं था, अपन ने लिखा था A0 - AT = KT, एक ही रिलेशनशिप था भी था। और यहाँ पे भी अपन बेस्ट है कि KR लिख लें, क्या लिख लें, KR लिख लें। दूसरा जो रिलेशनशिप अपने पास आया था वो T½ का आया था, T½ = A/2KR, ये रिलेशनशिप भूलना नहीं है इस रिलेशनशिप को, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ये रिलेशनशिप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एक रिलेशनशिप अपन ने और दिया था T100 = 2T½ यानी कि आप T100 और T½ का रिलेशनशिप आप देखोगे तो उसका रिजल्ट 2 आएगा। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर डिपेंड नहीं करता है, पहले कह रहा हूँ, है ना, ये हमेशा और हमेशा 2 रहेगा। अगर आप रिवर्स करना चाहो, आपकी इच्छा की बात है,
कई लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को मॉडिफाइड कर देते हैं, जैसे ये देखो टी हाफ टी 100 वो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, पूछ लिया जाता है कैसे भी क्वेश्चन, ठीक है नहीं है। तो ये ध्यान रखना ये डिफरेंस 50 का है, मतलब आधा है, आधे का डिफरेंस है। कैसे टी 50 और टी 100, तो यहाँ पे जो है आपका क्या है 50 है और इसका डबल है यहाँ पे, या ये कह सकते हैं अपन कि यहाँ पे टी आपका 100 है, यहाँ पे 50 है, तो हाफ रिलेशनशिप आ गया एक तरीके से। जब कभी भी ये रिलेशनशिप आए टी 25 टी 50, तो ये 1/2 ही रहेगा आपका हमेशा, ठीक है नहीं है। जैसे टी 12.5 टी 25, ये 1/2 ही रहेगा रिलेशनशिप, फिक्स है, क्लियर है। बिल्कुल ही चीज देखो ट्रिकी है, रिलेशनशिप पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है नहीं, 2 नंबर के आ सकते हैं ये आपके। और नेक्स्ट जो अपना टाइप है वो है टाइम क्वेश्चन। टाइम क्वेश्चन का मतलब ये होता है, ढंग से समझना, टाइम क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि मान लो कि वो बोल रहा है क्वेश्चन आपको कि टी हाफ जो है वो 20 मिनट, क्या है 20 मिनट, तो आपको पता है 40 मिनट में तो पूरी हो जाती है। अब यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो टी हाफ दे दिया आपको, वो बोल सकता है 20 मिनट है आपकी टी हाफ, यानी कि टी 50 आ गया आपका, वो आपसे पूछ सकता है कि टी 10% कितना होगा, टी 20% कितना होगा, टी 25% कितना होगा, टी 35% कितना होगा, ठीक है, टी 37.5% कितना होगा। क्वेश्चन बड़े इजी हैं, आराम से होंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, जीरो ऑर्डर के, है ना। हाँ, टी 45% कितना होगा, मतलब ये है 45% कंप्लीशन। अब यहाँ पे 2 वैरायटी क्वेश्चंस की आती है, या तो कंप्लीशन पूछेगा या रिमेनिंग पूछेगा। रिमेनिंग मैं समझा देता हूँ आपको कि कंप्लीशन और रिमेनिंग में क्या है। इस क्वेश्चन को तो अपन बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि कंप्लीशन और रिमेनिंग में क्या मतलब है, क्या डिफरेंस है। तो आप चेक करो, देखो एक बार चेक करना। मान लो कि हमने ए और पी हमने सिलेक्ट किया है, ये कोई रिएक्शन है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता अभी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है नहीं। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 चीजें अपन लेंगे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो रेट कांस्टेंट अपन लेंगे रेशियो में, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। रिलेशन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का, तो वहां पे थोड़ा ध्यान रखना आपको। देखो कंप्लीशन का मतलब ये होता है कि पहली चीज मैं कंप्लीशन सिखा रहा हूं आपको। कंप्लीशन हमेशा और हमेशा आपको बताएगा कंप्लीशन हमेशा और हमेशा आपको बताएगा कि प्रोडक्ट कितना बन गया है। कंप्लीशन क्या बताएगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन बताएगा कितना बन गया, ठीक है नहीं। अगर मान लो जैसे एक क्वेश्चन आया कि भाई 10% कंप्लीशन में आपको लग रहे हैं 10 मिनट, मान लो, तो 90% कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा, ये कंप्लीशन है। समझ में आई बात। कंप्लीशन का मतलब ये होता है कि ए पी जब ये 100 था, क्या था 100 था, तो ये 10% कंप्लीट हो गई, मतलब 10% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो 10% कंप्लीट का मतलब 10 प्रोडक्ट बन गया, 90 ये रह गया रिएक्टेंट। समझ में आ गई। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो मैंने ये तो बताया कंप्लीशन हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके लिए टाइम जो है वो 10 मिनट दिया गया है कि 10 मिनट में ये कंप्लीट हो जाती है ऐसे, और इसी को अपन दोबारा लिखेंगे। अब ये बोल रहा है कि 90% कंप्लीट करना है, तो 90% कंप्लीट का मतलब 90 प्रोडक्ट बन गया, ठीक है नहीं। और ये बचा कितना है 10, तो x की वैल्यू 90 आई नहीं आई, तो ये इसका टाइम पीरियड पूछ रहा है आपसे। तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है रेट इक्वेशन। इन दोनों की रेट इक्वेशन का मतलब ये हो गया, देखो आप समझने की कोशिश करना, रेट इक्वेशन कैसे कॉमन है कि k x इज इक्वल टू के टी अपन लेते हैं, ठीक है। k
इस रिएक्शन का भी के क्या होगा आपका, इन दोनों रिएक्शन का के सेम होगा। ये 1 मान लो, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 2 मान लो। 1 आपको दिया हुआ है, 2 आपसे पूछ रहा है, और 2 में भी आपको T2 ही तो पूछ रहा है बेटा। तो रेशियो ले लो सीधा सीधा, क्या ले लो, रेशियो ले लो। तो अपन रेशियो ले लेते हैं, अपन को 2 निकालना है, तो x2 KT2 डिवाइडेड बाई x1 K1 KT1, तो K से कैंसिल हो गया। इसीलिए कह रहा था कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई रोल नहीं होता इनमें। क्यों? क्योंकि जो भी आएगा वो कैंसिल आउट होएगा। अब x2 की वैल्यू कितनी है भाई? x2 की वैल्यू आप देखो यहाँ पे, x2 की वैल्यू 90 है। क्या है भाई? x2 की वैल्यू कितनी है? 90 है। तो 90 यहाँ पे लिया अपन ने, देखो 90 यहाँ पे लिया, 10 यहाँ पे लिया, x1 की वैल्यू 10 है, ठीक है नहीं? x2 की वैल्यू अपन को निकालनी है, और ये 10 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से 10 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, सॉरी T2 बराबर कितना आ गया आपको, आपका T2 बराबर आ गया 90 मिनट। क्या आ गया? 90 मिनट। तो इस टाइप से क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, ठीक है नहीं है? तो ये तो था कंप्लीशन का। अब रिमेनिंग का समझो। रिमेनिंग का क्या होता है वो दिखा देता हूं आपको। देखो इधर रिमेनिंग का समझने की कोशिश करना। रिमेनिंग हमेशा जब भी बात होगी तो वो रिमेनिंग रिएक्टेंट ही होगी। इतने रिएक्शन बच गई, इतनी रिएक्शन रिमेन देगी, ठीक है नहीं? कंप्लीशन में प्रोडक्ट आएगा, रिमेनिंग में आपका रिएक्टेंट आएगा। कैसे बता देता हूं मैं। जैसे क्वेश्चन मान लो कि भाई ये बोल रहा है कि 10% कंप्लीशन है वो 10 मिनट में हो जाता है, तो हम ये चाह रहे हैं कि 20% रिमेनिंग का टाइम क्या होगा। ये क्वेश्चन है, सैम वो का वो क्वेश्चन, वैसा का वैसा क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार रिमेनिंग का बोला है। तो देखो अपन ने किसका कर लिया बेटा, हमने यहाँ पे कंप्लीशन का लिखा हुआ है देखो ऊपर, और रिमेनिंग का अब लिखने की कोशिश करेंगे। रिमेनिंग का अब लिखने की कोशिश अपन करेंगे। तो रिमेनिंग का लिखते हैं अपन, देखो A2P 100 था, 25 रह गया, 25 रह गया, तो ये कितना हुआ 75, x की वैल्यू कितनी आ गई 75। अब इसका रेशियो लेकर कर लो, इसका टाइम पीरियड पूछ रहा है, इसका टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो टाइम जब ये क्वेश्चन करेंगे अपन तो उसी फॉर्मेट से हो जाएगा, इसी फॉर्मेट से हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है नहीं है? कैसे होगा वही x2 के T2 x1 के T1, ये कट गया। x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू 75 है, ठीक है? x1 की वैल्यू कितनी है 10 है, T1 आपका 10 है, और T2 आपका क्या है निकालना है, तो ये कट जाएगा। तो ये आ गया T2 इक्वल टू 75 मिनट्स। ये क्वेश्चन इस प्रकार से होते हैं भाई, ध्यान रखना, थोड़ा सा गड़बड़ मत कर देना। क्लियर है? बिल्कुल इजी। तो अब हमारे जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसके ऊपर आते हैं, ठीक है? ये जब कभी भी ऐसा लिखा हुआ है, ये रिमेनिंग का नहीं, कंप्लीशन का होता है। क्या होता है बेटा? कंप्लीशन का तरीका यही रहेगा करने का। टी हाफ बोल रखा है, टी हाफ बोल दिया उसने, तो टी हाफ बोलने का मतलब क्या हो गया, देखो आप आराम से जो क्वेश्चन है उसी के हिसाब से लेंगे, क्वेश्चन है उसी के हिसाब से लेंगे। ए 100 था, कितना रह गया 50, तो 50 ही क्या हो गया आपका, x की वैल्यू 50 हो गई, और इसका टाइम पीरियड आपको 20 मिनट दे रखा है। अब वो पूछना चाह रहा है कि 10% कितना होगा, या एक काम करते हैं अपन 75 पॉइंट ये वाला ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है नहीं? अब देखो इधर 100 तो कितना हो गया 37.5%, ये बन गया है। इसका अपन को लेना देना ही नहीं है कुछ, लिखो तो लिख लो 100 माइनस 37.5, आप चाहो तो लिख लो यहाँ पे, बाकी ये अपन को लेना इससे है। तो ये आपका x, तो ये x1, ये x2, ये T1 और T2 अपन निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अपन निकाल सकते हैं T2 अपॉन T1 इक्वल टू x2 अपॉन x1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो जब भी आप निकालो। तो T2 की वैल्यू कितनी है भाई, T2 की वैल्यू निकालेंगे, T1 की वैल्यू 20, और ये कितना आ गया x1 आपका क्या है 50, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ये, तो 37.5 डिवाइडेड बाई कितना है भाई 50, और ये कितना हो गया 20, जो भी आंसर आएगा वो मिनट्स में आ जाएगा। इसी प्रकार आप चाहो जिसका कर सकते हो, आपकी इच्छा की बात है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ज्यादा रामायण नहीं करूंगा मैं, आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्मेट मेरे को समझाना है
जो टाइम क्वेश्चन है वो इसी प्रकार से सॉल्यूशन होंगे, ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत। ये तीसरा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। अब चौथे फॉर्मेट के ऊपर चलते हैं, लास्ट तीसरा है अमाउंट क्वेश्चन। अमाउंट क्वेश्चन का मतलब हो गया कि वो बोल देगा कि इतने टाइम पीरियड में इतना हो गया, यानी ये बोल रहा है कि भाई 20 मिनट में वो 50% कंप्लीट हो गई, तो बताओ 40 मिनट में कितनी होगी, 60 मिनट में कितनी होगी, 30 मिनट में कितनी होगी, वो परसेंटेज पूछ सकता है आपसे। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, समझ में आई बात। तो करना कुछ भी नहीं है बेटा, फॉर्मूला वही लगेगा जो अपन लेके आए हैं, कौन सा, x2/x1 t2/t1, खत्म काम, इसी से निकलेगा सारा का सारा। पूरा रायता यही संभालता है, फैलाता भी यही है, संभालता भी यही है, ठीक है नहीं। एक चीज और ध्यान रखना आप, ये कर लेना न्यूमेरिकल, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं आपको न्यूमेरिकल्स में, ठीक है नहीं है। अब जो समझने की बात करोगे आप, वो समझो आप और से कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है बेटा, और वो 100 ग्राम पर चल रही है, यानी कि 100 ग्राम हमने इनिशियली लिया है, ठीक है नहीं है। 10 मिनट में वो 10% डिकम्पोज हो जाती है। 10% का मतलब ये हो गया, 10% का मतलब 10 ग्राम, तो ये कितना आ गया, 90 ग्राम यहाँ पे बच गया रिमेनिंग 10 मिनट में। हाफ लाइफ नहीं लिखी है मैंने। अब ये ध्यान रखना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की एक खास बात होती है, अगले 10 मिनट में भी ये 10 ग्राम ही डिकम्पोज होगी। इससे अच्छे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाते हैं बेटा बिना कैलकुलेशन के, अच्छे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाते हैं बिना कैलकुलेशन के, देखो आराम से। और जैसे ही फिर ये 80 हुआ तो अगले 10 मिनट में ये 10 ग्राम ही डिकम्पोज होगी और ये 70 हो जाएगा। फिक्स है पैटर्न इसका जीरो ऑर्डर का, ठीक है नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर में इस प्रकार से नहीं चलेगा, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर में इस प्रकार से नहीं चलेगा। अब एक चीज बताओ, 100 का 10% तो 90 होता है, 10 होता है, 90 रिमेनिंग। अब इसका 10% हुआ क्या, ये 10 नहीं है ना, 90 का 10% 10 नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे अमाउंट कम हो रहा है वैसे वैसे जो परसेंटेज है वो बढ़ता हुआ चलता है। डिकम्पोजिशन परसेंटेज क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे अगर बात करें तो ये 11-12% के आसपास हो गया, लगभग 11 हो गया क्या, जब परसेंटेज कम हो गया क्या, बढ़ा है, बढ़ जाता है परसेंटेज, ठीक है नहीं है, क्योंकि इसका 10% तो नहीं होगा, 10 से तो ज्यादा है। इसका 10% कितना होगा, 8 ही होगा, 8 से तो ज्यादा है। तो हर बार जो डिकम्पोजिशन परसेंटेज होता है फिक्स टाइम पर वो बढ़ जाता है, किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो ये अमाउंट क्वेश्चन आप आराम से कर लेना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है नहीं है। तो जीरो ऑर्डर के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो जरूर कर लेना। कोई भी डाउट हो बताना कि सर ये डाउट रहा है। कल जो है हम फर्स्ट ऑर्डर स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट ऑर्डर को कल खत्म कर देंगे, चाहे कितना ही लंबा वीडियो बने, ठीक है नहीं है। जितनी भी मॉनिटरिंग ऑफ रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर बेस्ड, वो सारी अपन कल देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।